भारत की भाषा देखने वाले सभी दोस्तों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दो मैचेस की जो चैंपियंस ट्रॉफी अभी चल रही है। उसके जो पहले दो मैचेस हुए हैं, एक न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का और दूसरा इंडिया और बांग्लादेश का। मैं कुछ अलग हट के आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूं दोनों मैच में क्या हुआ और इंडिया के लिए क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ, और वही पाकिस्तान के लिए क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ। तो डिटेल में जानने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने कमेंट दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। दोस्तों, पहले हम आते हैं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच में। पूरी दुनिया में जहां जहां क्रिकेट देखा जाता है वहां पे ये हंगामा हो रहा है कि बाबर आजम बहुत हल्के खेले, 90 बॉल में 64 रन्स बनाए। ये बात सही है कि बाबर स्लो खेले, लेकिन कोई ये नहीं देख रहा है कि बाबर स्लो क्यों खेले, बाबर को स्लो खेलना क्यों पड़ा। जब आपका तीसरे ओवर में एक विकेट गिर जाए, जो आपका ओपनर हो, आपको चेस करना हो 320 और उस वक्त आपको पता हो कि फकर जमान बैटिंग करने शायद आए शायद ना आए क्योंकि ही इज इंजर्ड, जो आपका मेन बैट्समैन है, और केवल एक बैट्समैन जो कि स्टेबलाइज्ड है, जो इनका विकेट कीपर है, वो आना बाकी था। अब आप ये बताइए कि केवल एक जो सलमान आगा है उसको नीचे आना था, केवल खुशदिल, ये सब स्टैंडर्ड्स या एक लेवल के बैट्समैन नहीं हैं। तो उस वक्त ये बताइए कि बाबर क्या करता। उस वक्त जैसे ही उसने थोड़ा सा हिट करने की कोशिश की, रिजवान भी आउट हो गया, विकेट कीपर, जो कि उनका आज के दिन में बेस्ट बैट्समैन है। उस वक्त बाबर क्या करता, जब 20 पे 2 हो गए तो एक्चुअली वो 20 पे 3 थे और आगे आने वाला कोई अच्छा बैट्समैन था नहीं। उस वक्त बाबर क्या करता। जहां तक मेरी बात है, बाबर ने शुरू में तो थोड़ा हल्के खेला, लेकिन बाद में उसने डेलिबरेटली हल्के खेला कि हम आगे जाके कवर कर लेंगे। अरे उसने तो 64 बनाए, जो ओपनिंग बॉलर्स को उसने झेला है। आप कह रहे हैं खुशदिल ने भी 40 बना दिए, नीचे के एक और बैट्समैन ने 20 बना दिए, 30 बना दिए। अरे उन्होंने उन तब बॉलर्स को झेला है जब बॉल पुरानी हो गई थी, टर्न इतना ले नहीं रही थी, तब आपने रन बनाए उस वक्त। तो बाबर की बैटिंग हल्की जरूर थी क्योंकि वो 320 को चेस कर रहे थे, हल्की जरूर थी, लेकिन उनकी ये मजबूरी बन गई थी दोस्तों। और जो इनके जो तीन बॉलर्स हैं, फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान के, जिसमें कि मैंने लिखा है, मैं आपको बताता हूं। नसीम शाह ने 63 रन दिए 10 ओवर में, अफरीदी ने 68 दिए, राउफ ने 83 दिए। इनको कोई कुछ नहीं बोल रहा है। और पाकिस्तान की हैबिचुअल हो गई है, हैबिट हो गई है कि लास्ट के 10 ओवर में ये 100 रन दे देते हैं, उसको कोई कवर नहीं कर रहा और बाबर के पीछे पड़े हुए हैं। एनीवेज, इट वाज ए गुड मैच। मैं केवल यही दो पॉइंट्स कवर करना चाह रहा था। और न्यूजीलैंड ने तो बहुत अच्छी बैटिंग की, और 320 किसी भी पिच पे चेस करना बहुत आसान नहीं होता और डेली नहीं होता है। वंस इन ए लाइफ टाइम, या आप कहिए कि बहुत समय के बाद ऐसा मौका आता है कि 300 से प्लस रन्स चेज हो जाएं सेकंड इनिंग में। तो 60-70% तो मैच तभी हार गया था पाकिस्तान। लेकिन एक चीज और आप देखिएगा कि जो टर्निंग थी, वो जो न्यूजीलैंड के जो स्पिनर्स थे उनको करीब 4.5 डिग्रीज तक टर्न मिल रहा था, और जो पाकिस्तान के जो स्पिनर्स थे उनको 2.5, इतना फर्क था दोनों की डिग्रीज में जो टर्न मिल रहा था। तो आप अपने बॉलर्स को संभालो पहले साहब,
ठीक है, बैट्समैन आपके पास है ही नहीं, दो को छोड़ के। तो बाबर आजम को क्रिटिसाइज करने की जगह इस वक्त उसको बकअप कीजिए, क्योंकि उसका नेक्स्ट मैच इंडिया के साथ है। और ऐसा ना हो कि वो इंडिया के साथ फास्ट खेलने के चक्कर में आउट हो जाए, तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा उस वक्त। और मॉरली तो पाकिस्तान डाउन होगा ही, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है। और अगर पाकिस्तान की टीम इंडिया से भी हार जाती है तो नेचुरल है कि वो द एंड हो जाएगा उसका चैंपियंस ट्रॉफी का। तो पब्लिक देखने आएगी, क्योंकि बाकी मैचेस आपके पाकिस्तान में होने हैं। कौन सी पब्लिक देखने आएगी चैंपियंस ट्रॉफी? इसलिए इस समय आपको अपनी टीम को बकअप करना चाहिए पाकिस्तानियों, ना कि उनकी गलतियां निकालनी चाहिए। और जहां जहां गलतियां हुई हैं उसको सुधारना चाहिए आप। क्योंकि बेसिकली बाबर आजम, फिर मैं आ रहा हूं उसी बात पे, बाबर आजम इज ए 5 डे प्लेयर। उसका जो एवरेज है ओडीआई में दैट इज अराउंड 87। वैसे कोहली का भी बहुत ज्यादा नहीं है, 92 93 ही है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए, क्योंकि उसने मैचेस भी कम खेले हैं कोहली से, देखा जाए तो ही इज ए 5 डे प्लेयर एंड ही इज फैंटेस्टिक। और जो उसने एक शॉट लगाया था मिड विकेट पे, वो देखने लायक था। हाँ, आई मीन अगर कोहली ने भी वो देखा होता तो उसकी तारीफ किए बना रुकता। तो उसको बकअप कीजिए, और नेक्स्ट मैच इंडिया के साथ है, उसमें अपनी पूरी जी जान से लगाइए। लेकिन मॉरली डाउन जरूर होगा पाकिस्तान। और पाकिस्तान एक तो इंडिया के साथ मैच खेलते वक्त वैसे ही मॉरली डाउन रहता है, और दूसरा एक मैच हारने के बाद वो आ रहा है। अब उसके पास रास्ता नहीं है बचने का, कि अगर इंडिया से भी हार जाता है तो उसके पास कोई रास्ता बचता नहीं है। टेक्निकली शायद बचता भी हो, लेकिन प्रैक्टिकल रीजन से उनके पास कोई रास्ता नहीं रह जाएगा ये टूर्नामेंट में आगे बढ़ने का। और दूसरा, अब मैच की तरफ आते हैं, बांग्लादेश और इंडिया। बांग्लादेश और इंडिया में देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि बांग्लादेश के जो बीच में हिडॉय और अली जाकर दोनों थे बैट्समैन, उन्होंने इंडियन बॉलर्स को दिखा दिया कि अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन हो और 35 पे 5 विकेट हो जाएं, उसके बाद भी 150 की पार्टनरशिप कैसे की जाती है। और आपके बॉलर्स जो कि वर्ल्ड में बेस्ट माने जाते हैं, वो क्या कर रहे थे। और ये इनके ओपनर्स या टॉप के बैट्समैन नहीं थे, ये मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे। और मिडिल ऑर्डर बैट्समैन इतना पानी की तरह खेल रहे थे, ऐसा लग नहीं रहा था कि किसी से वो डर रहे हैं। और हमारे शमी साहब ने 5 विकेट लिए जरूर है, लेकिन शुरू के 1 और 2 विकेट छोड़ के उनके बाकी विकेट जो मिले हैं वो सिक्सर मारने के चक्कर में मिले हैं। और शुरू में तो उनकी इन स्विंगर आउट स्विंगर हो रही थी शुरू में, बाद में वो भी नहीं हुई। तो आई एम नॉट श्योर, क्योंकि अब उन्होंने 5 विकेट लिए हैं तो नेक्स्ट मैच में, पाकिस्तान के मैच में तो खिलाना ही पड़ेगा। बट आई वुड हैव प्रिफर्ड कि राणा और अर्शदीप सिंह को खिलाना चाहिए, शमी को एक मैच का रेस्ट देना चाहिए। पता नहीं वो कितने परसेंट फिट हैं और नेक्स्ट मैच में वो कितने परसेंट फिट होंगे। मुझे तो एक्चुअली उनकी बॉलिंग में वो जान नहीं लगी, चाहे उनको विकेट मिले हों। तो एक तो इंडिया को धचका बहुत जरूरी था भी लगना, वो लगा कि जो मिडिल ऑर्डर में विकेट नहीं ले पाए, हो सकता था। और दूसरा, आप देखिए 2 कैच, 1 स्टंपिंग और 1 रनआउट। अगर आप पाकिस्तान जैसी टीम को ये 4 मौके देंगे तो पाकिस्तान 350 बनाएगा उसके बाद। वो तो भला हो कि वो टीम बांग्लादेश की थी, कि आपकी बचत हो गई। नहीं तो कोई और बड़ी टीम होती, ऑस्ट्रेलिया के साथ 4 मौके देके देख लीजिए, इंग्लैंड के साथ देख लीजिए, साउथ अफ्रीका के साथ देख लीजिए, न्यूजीलैंड के साथ देख लीजिए। लेकिन ये अच्छा है कि आपको सबक मिला इसमें, और अब आप ज्यादा चुनौतियों के साथ अपनी फील्डिंग्स करेंगे, कैचेस लेंगे।
और मैं बहुत सॉरी फील करता हूं अक्षर पटेल का, जिनको हैट्रिक नहीं मिल पाई, और रोहित शर्मा ने उनका बहुत ही इजी कैच छोड़ा। लेकिन रोहित शर्मा क्या कर सकते हैं, वो भी बहुत दुखी थे। देखिए वो फील्ड में अपना पैर हाथ ऐसे ऐसे कर रहे थे वो, तो उनको बुरा तो बहुत लगा। लेकिन चलिए, दिस इज पार्ट ऑफ द गेम। लेकिन ये चीज जरूर इंडिया को सीखनी चाहिए कि दे हैव टू इम्प्रूव, एंड वेरी फास्ट दे हैव टू इम्प्रूव ऑन देयर फील्डिंग्स, कैचिंग एंड स्टंपिंग। मैं ये आपके जो रोहित हैं, वो जैसा कि वो 2022 से खेलते आ रहे हैं, कि वो आके 20, 30, 40 रन बना के अपना चले जाते हैं या कभी जल्दी आउट हो जाते हैं। मतलब ये है कि इस वक्त रोहित और कोहली दोनों पे विश्वास नहीं किया जा सकता कि ये कितने रन बनाएंगे। जैसे कुछ लोगों पे विश्वास किया जा सकता है, जैसे गिल है, वो लगातार 5, 6, 7 पारियों से अच्छा खेल रहा है। कहीं बीच में 10-15 रन बनाए हैं, लेकिन बाकी में 50 प्लस बनाए हैं। इवन आपका राहुल, वो भी अच्छा खेल रहा है, लेकिन और पांड्या वो भी ठीक खेल रहा है। लेकिन जो हमारे 3 बैट्समैन हैं, उनको ये चीज जरूर सोचनी पड़ेगी कि आप रन तो बना नहीं रहे हैं, या आप पे लोगों को विश्वास नहीं है। और कोहली तो मुझे बिल्कुल आउट ऑफ टच लगे। वो बहुत बड़े बैट्समैन हैं, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। उनके फिगर्स, उनके डाटा, उनके स्टैट्स बहुत ही सुपर्ब हैं। लेकिन जब आप खेल ही नहीं पा रहे हैं आज के दिन में, आप लगातार उनकी इनिंग्स देख लीजिए। ये दोनों प्लेयर्स जो हैं, वो 10 इनिंग्स में 1 सेंचुरी बना देते हैं, उसके बाद 10 ऐसे ही खेलते रहते हैं, उसके इंटरेस्ट में खेलते रहते हैं। मूलधन का इंटरेस्ट होता है ना, तो वो इंटरेस्ट पे खेलते हैं। फिर एक दिन अच्छा खेलेंगे, फिर 10 मैच ऐसे ही खेलेंगे। और अगर वो खराब दिन पाकिस्तान के साथ आया तो सोचिए, क्योंकि हम लोगों को, जो हम लोग दर्शक हैं, हमको विश्वास नहीं है आपके ऊपर। वी डोंट रिलाई। आपने रन बना लिए, बहुत अच्छा बना लिए। अब रोहित शर्मा, आप शुरू शुरू में देखिए कितनी बार आउट होते होते बचे हैं, और आउट हो ही गए थे लगभग। एक बॉल की तो बात होती है। अरे 15 बार आप मिस करोगे और उसके बाद आप 5-6 चौके मार दोगे, दैट इज नॉट इट। दिस इज नॉट ए बैट्समैनशिप अगेंस्ट ए क्वालिटी। अगर बांग्लादेश की बॉलर्स की वो क्वालिटी नहीं है दोस्तों, ना वो स्पीड है आज के दिन में, वही अगर नसीम शाह आ गया, अफरीदी आ गया, राउफ आ गया, तो ये दोनों प्लेयर क्या करेंगे, ये आपको पाकिस्तान के मैच में पता चलेगा। मैं मानता हूं, मैं चाहता हूं कि बहुत अच्छा खेलें, बहुत अच्छा खेलें दोनों, और ये दिन उनके दिन का एक्सेप्शनल डे हो जिसमें कि वो बहुत अच्छा खेल लिए। लेकिन जो संभावनाएं हैं, वो मुझे कम दिखाई देती हैं आज के दिन। तो पूरा गेम डिपेंड करेगा राहुल पे और आपके गिल पे। यशस्वी जायसवाल जैसे प्लेयर को नहीं ले गए, और कोहली उनकी जगह बेसिकली लेके खेल रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि उसको चरितार्थ करें और लोगों को उसकी कमी खलने ना दें। लेकिन कल आप जिस टच में दिखाई दिए बांग्लादेश के साथ, उससे मेरे डाउट्स बहुत बढ़ गए। और दूसरा, अगर जाकिर केएल राहुल का कैच नहीं छोड़ते, तो एक बार सिचुएशन ये हो गई थी कि इंडिया जीत सकती है और हार दोनों सकती है। जब बांग्लादेश के साथ, जिसने कि केवल 230 समथिंग रन बनाए थे, उसमें भी आपकी ये पोजीशन हो गई थी कि उसके बाद आने वाले प्लेयर हैं कौन? एक पांड्या है, उसके बाद जडेजा, उसके बाद आपके बॉलर शुरू हो जाते हैं। तो 1-2 विकेट गिर गए होते उस वक्त, या तो वो कैच तो बहुत इजी कैच था जो अली जाकिर ने छोड़ा, तो अगर वो कैच वो ले लेता, उसके बाद 1 विकेट और गिर जाता, तो आप ये गेम लूज कर जाते, आप जीत ही नहीं सकते थे। आप, इंडिया की टीम
पूरे गेम में ओवर कॉन्फिडेंट होके उतरी थी कि बांग्लादेश है, बांग्लादेश के साथ तो मैच, अरे देखो ना देखो, खेलो ना खेलो या तो जीत जाएंगे। उसने आपको सिखा दिया कि बड़बोलापन ठीक नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंट होना भी ठीक नहीं है। आप ग्राउंड पे आ जाइए। न्यूजीलैंड से पूरी सीरीज हारे हैं आप, पूरी सीरीज, 3 मैचेस की सीरीज पूरी हारे हैं आप इसी टीम के साथ। मुझे तो लगता है कि शायद ये जो टूर्नामेंट है ये कोहली और रोहित का और जडेजा का ये लास्ट टूर्नामेंट हो। उसके बाद जैसे कि उन्होंने वर्ल्ड कप के बाद अपना रिटायरमेंट घोषित किया था, वैसे ही मुझे लगता है कि अगर वर्ल्ड कप ये जीते, चैंपियंस ट्रॉफी जीते, तो बहुत ही अच्छी बात है। मेरी दुआएं हैं पूरी टीम के साथ। और उसके बाद ये अपना रिटायरमेंट घोषित करें और जितने भी नए प्लेयर्स हैं उनको आने दें, चाहे आप सेंचुरी भी मार लें। लेकिन अब आपके अंदर वो रिफ्लेक्सेस नहीं रह गए हैं जो पहले आपके हुआ करते थे कोहली साहब। सब आपकी कमजोरी पकड़ गए। उस पहले वो कमजोरी थी नहीं, ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल आपके लिए कमजोरी नहीं थी। लेकिन नसीम शाह को देखिएगा, जब वो बाहर की बॉल को इन स्विंग करेगा, आउट स्विंग करेगा, आप उसको कैसे झेल पाएंगे? अगर झेल पाएंगे तो दैट विल बी ए मिरेकल, एक मिरेकल फॉर मी। तो दोस्तों, ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट जो 23 को होने वाला है मैच इंडिया और पाकिस्तान का, उसके लिए मेरी शुभकामनाएं दोनों टीम के साथ। लेकिन मेरी इच्छा तो यही है कि इंडिया जीते। इच्छा तो क्या, मतलब हर हिंदुस्तानी की इच्छा ये है कि इंडिया जीते। और इंडिया जीते केवल इसलिए नहीं कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम इसलिए भी जीते हैं कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बोलता है कि तुम जाओ दुबई में और इंडिया को हरा के आओ। तुम कब जीतो ना जीतो, इंडिया को हराओ। एक देश का ब्लडी, एक देश का प्राइम मिनिस्टर खड़े होके ये बोलता है कि तुम इंडिया को हरा के आओ। तो दोस्तों, जीतने मत देना इनको। केवल इसी के लिए लड़ जाओ कि एक देश का प्रधानमंत्री जब पाकिस्तान जीतता है तो वो ट्वीट करता है 152 फॉर 0। इस बार 152 फॉर 0 से इनको हराइएगा। इनको 152 पे आउट कीजिए और फिर 152 फॉर 0 कीजिएगा। मैं ट्वीट करूंगा उसके बारे में। आप भी कीजिएगा दोस्तों। अपने कमेंट दीजिएगा कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।